हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम काशिफ है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कनाडा आने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो क्या ये डिसीजन सही होगा कि नहीं होगा। और 2024 चल रहा है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ जो है वो सोशल मीडिया पर हैं कि भाई आ जाएंगे तो फंस जाएंगे। बहुत सारे लोग रिग्रेट कर रहे हैं। तो क्या डिसीजन आपके लिए सही है कि नहीं है, ये दरअसल डिपेंड करता है आपकी अपनी सिचुएशन पे। लेकिन फिर भी एक ओवरऑल मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताऊंगा और सॉल्यूशन भी जो है बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कनाडा आ रहे हो तो 20,000 जो है ना GIC आप जमा करनी होती है। अभी तो ये ऐसा नहीं था, लेकिन आपको ऑलरेडी आप लोग जानते हो न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये है कि यार $20,000 की GIC जमा करनी होगी, और जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इसके साथ साथ जो है ना आपको ट्यूशन फ़ी भी जो है पे करनी होती है। तो यार $20,000 GIC है, फिर उसके बाद फिर 10, 12, 15 हज़ार की जो है फीस है, तो ये आपको जमा करनी होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना कॉस्ट हो जाती है। ये एक दिक्कत है जिन लोगों के पास पैसे नहीं है या जो लोग पैसे से उतने अच्छे नहीं हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। खासकर जैसे हम लोग हैं, हम मिडिल क्लास लोगों को ये प्रॉब्लम है कि यार इतना ज़्यादा जो है ना हम लोग पैसे कॉस्ट हम लगाने वाले हैं, तो क्या ये वर्थ इट है भी कि नहीं है। ठीक है, पहले तो 12,000 GIC थी तो थोड़ी आसानी थी, लेकिन अब 20,000 GIC हो गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हाँ यार वो एक ऑप्शन है कि वो 20,000 GIC आप जमा कर देंगे, फिर वो कुछ समथिंग जो है ना आपको 8,000 समथिंग जो है ना वो धीरे धीरे मिल जाएगी इनिशियली डेज में। मतलब 2-3 महीने में आपको मिल जाते हैं पैसे वापस कुछ, तो वो आप वापस भेज सकते हैं या फिर आप सेव कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट फीस के लिए। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप इसको करना चाहें, लेकिन ऑब्वियसली कॉस्ट तो ज़्यादा है ही। अब खाली वो पैसे जो वापस आपको मिलेंगे उससे मसला हल नहीं होने वाला यार। $20,000 तो आपको जमा करने हैं, प्लस फीस भी जमा करनी है। तो हमें ना उसी के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी को प्लान करना होगा। तो उसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में हम आगे बात करेंगे। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो है वो है कि भाई आपने एडमिशन ले लिया, आपने फीस जमा कर दी, आप यहाँ कनाडा आ गए, आपने कोर्स भी कर लिया 2 साल का, और उसके बाद मिलता है आपको यहाँ का वर्क परमिट, जो कि 3 साल का मिलेगा अगर आप 2 साल की पढ़ाई करेंगे, और अगर 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो 1 ही साल का वर्क परमिट मिलता है। तो अगर आप 12th के बाद आ रहे हैं या आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, जब भी आप आ रहे हैं, लेकिन आपने 2 साल का कोर्स जो है ना वो कर लिया, तो आपको मिलेगा 3 साल का वर्क परमिट। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि कनाडा दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसके बाद आपका वर्क परमिट शायद बढ़े ना, क्योंकि वैसे तो मना ही कर दिया गवर्नमेंट ने कि हम आगे अभी जो है ना वो एक्सटेंड नहीं करेंगे वर्क परमिट्स को। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि भाई 3 साल के वर्क परमिट के बाद अगर हमारे पास जॉब नहीं है अच्छी, अगर हमारे पास PR नहीं है, तो क्या हमें वापस जाना होगा। तो यार बिल्कुल सही बात है कि ये तो प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है और वापस ही जाना होगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। तो ये भी एक जो है ना सोचने के लिए एक फैक्टर है कि भाई आप सोचें समझें, उसके बाद अपना डिसीजन लें। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई PR जो है ना वो कैसे मिलेगा, क्योंकि PR के लिए जो CRS स्कोर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ऑलमोस्ट 540-60 इसके अराउंड जो है ना CRS स्कोर चल रहा है। अगर भाई थोड़ा बहुत नीचे आता भी है तो 500 भी आता है, तो 500 पॉइंट भी आपके नहीं बनने वाले। ठीक है, या मतलब किसी के भी नहीं बनेंगे। जो जिन लोगों ने मास्टर्स और PhD की है उसके बावजूद भी उनके 500 जाके बड़ी मुश्किल से जो है ना वो पॉइंट बनते हैं। खासकर PhD वालों की बात कर रहा हूँ मैं, उनके बनते हैं 500 के आसपास। लेकिन अगर आपने मास्टर किया है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो ग्रेजुएट या मास्टर्स होते हैं, तो आपके पॉइंट 520, 510 बनना बड़ा मुश्किल है। तो यार ये तो बड़ा एक जो है ना वो टेंशन वाली बात है कि यार मैंने 25, 30, 40 लाख रुपए खर्च करे कनाडा आने के लिए, और उसके बाद जो है मैंने कोर्स भी करा यहाँ पर, मैंने मेहनत भी करी, मैंने पढ़ाई भी करी, उसके बाद मैंने जो है ना जॉब भी की, 3 साल काम भी किया, और मुझे PR नहीं मिला, मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो बड़ी टेंशन की बात है। तो बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये बिल्कुल सोच लेना कि CRS स्कोर जो है ना वो अभी बड़ा ऊपर जा रहा है। बहुत से लोगों को नहीं पता CRS स्कोर क्या है, तो मेरी वीडियो है वो आप देख लीजिएगा CRS स्कोर के बारे में कि किस तरह यहाँ PR मिलता है। तो वो सारी वीडियो आपको जो है ना मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि CRS स्कोर क्या होता है। कि कनाडा में अगर आपको PR लेना है तो उसके लिए एक पॉइंट बेस सिस्टम होता है। तो वो जो पॉइंट बेस सिस्टम है वहाँ तक आपको पहुँचना होगा। सपोज अगर 560 का पॉइंट जो है वो भी चल रहा है, तो अगर आपके 560 पॉइंट हैं तो आपको PR का इन्विटेशन मिलेगा, अदरवाइज जो है ना वो आपको नहीं मिलने वाला। तो 500 पॉइंट पहुंचना मुश्किल है। और CRS स्कोर कैलकुलेट कैसे करते हैं, नीचे लिंक जो है ना मिल जाएगा, आप जाके खुद अपना कैलकुलेट कर लें। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, मैं आपको जो है ना रिप्लाई करूँगा। कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई कर दूँ। कभी कभार मैं लेट रिप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो बाकी ये है कि अभी हम बात करते हैं, ये तो प्रॉब्लम जो है ना सारी हो गई। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन यार ये है कि सबसे पहली बात, अगर आप इंडिया से या जहाँ से भी आप कनाडा आ रहे हो ना,
तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खर्चा होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि कनाडा में आ जाऊँगा और कनाडा आते ही जो है ना मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा, तो ऐसा नहीं है। ये भी एक कंट्री है जिस तरह से और कंट्री है, जिस तरह से इंडिया है, जिस तरह से और कंट्रीज़ हैं। बस यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं, इस वजह से लोग यहाँ पर आते हैं। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि जहाँ पे भी आप हैं, 12th आपने किया है, ग्रेजुएशन आपने की है, तो जो भी करियर आपको चुनना है, आपने सपोज आपने सोचा कि मुझे IT सेक्टर में जाना है, मुझे हेल्थ केयर में जाना है, जिस भी सेक्टर में आपको जाना है, उसी सेक्टर की, उसी फील्ड की जो है ना आप नॉलेज पहले से ही ले लें थोड़ी सी, यानी कि थोड़ी स्किल जो है ना हासिल कर लें अपनी ही कंट्री में जहाँ पर अभी आप हैं, क्योंकि वो स्किल्स हासिल करना आपकी कंट्री में थोड़ा सा आसान होगा और जो है ना खर्चा भी कम होगा। सपोज जैसे आप IT में हैं तो बहुत सारे ना सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं गूगल पे या फिर और भी बहुत सारी इस तरह की जो है ना वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप फ्री में कर सकते हैं। कुछ जगह जो है वो बहुत कम पैसे आपको देने पड़ेंगे, आप सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं और स्किल गेन कर सकते हैं, और साथ साथ जो है ना आप वॉलंटरी काम भी कर सकते हैं। कहीं पर किसी कंपनी में आप जो है वॉलंटरी काम करें, एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो जब आप यहाँ आओगे ना कनाडा, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। आपके CV पे होगा कि आपके पास ये सर्टिफिकेट है, आपके CV पे होगा कि आपने यहाँ पर वॉलंटरी काम किया 2 महीने 4 महीने। तो यार एटलीस्ट आप फ्रेश नहीं होगे, आपको काम आता होगा। जब वो काम आता होगा ना तो आपको जो जॉब है ना वो अच्छी मिलेगी, यानी कि पार्ट टाइम जॉब भी आपको अच्छी मिल जाएगी। अब होता क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं और आने के बाद जब उनके पास स्किल कुछ नहीं होती है तो वो करते क्या है कि वो किसी भी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी जॉब करते हैं, वहाँ पर उनको जो है ना पे रेट बहुत कम मिलता है, यानी कि 17 के आसपास उनको जो है ना पे रेट मिलता है। अब वो 17 का पे रेट ठीक लगेगा इंडिया में बैठकर, लेकिन यहाँ पर जब आप आओगे वो 17, 18, 20 का जो पे रेट है ना वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। और यहाँ पर आपका जो है अगर आप 20 आवर्स करते हैं तो आपका खर्च ही निकलेगा उससे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो ये पैसे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको स्किल सीखते हैं ना तो एक तो आपको जॉब आसानी से मिलेगी और आपका जो पे रेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है, और कभी कभार जो है वो आपको बहुत अच्छी जॉब भी आपके करियर के हिसाब से मिल जाती है। तो मेरा कहना ये है कि भाई ये $20,000 और ये जो ट्यूशन फ़ी है ना ये तो जानी है, ये तो रुकेगी नहीं। अगर आप आने का आपका प्लान है तो आप अपने साथ कोई ऐसी स्किल जोड़ लें, कोई ऐसी स्किल सीख लें जो आप यहाँ आएँ, आपके करियर के साथ वो काम आए आने वाले टाइम में, और यहाँ पर भी उसकी वजह से आपको जॉब जो है अच्छी मिल जाए तो क्या आप ज़्यादा पैसे कमा सकें। दूसरा पॉइंट था हमारा वर्क परमिट, तीसरा था हमारा PR। तो ये दोनों जो है ना वो इंटरकनेक्टेड हैं। तो अब सीन ये है कि अगर आपको वर्क परमिट जो है ना वो मिल जाता है यहाँ पे 3 साल का, और आप सोच रहे हो कि यार मैं 3 साल काम करूँगा उसके बाद मुझे PR मिल जाएगा, तो ऐसा लिटरली सही बता रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं होने वाला, इतना आसान नहीं है। पहले आपके आसानी से पॉइंट्स हो जाते थे तो आपको ना PR मिल जाता था, लेकिन अभी बहुत ऊपर है। तो इसके लिए आपको करना ये है मेरे भाई कि आप अपनी जर्नी को प्लान करें। मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है, अगर आप हेल्थ केयर वर्कर हैं या अगर आप सोच रहे हैं कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपको जाना है, तो मेरी वीडियो ऑलरेडी है जो आपको नीचे लिंक मिल जाएगा और लास्ट में भी जो है ना वो पॉपअप कर जाएगी। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपको समझ आएगा कि PR आपको किस तरह लेना है, अपनी जर्नी कैसे प्लान करनी है। अगर आप IT सेक्टर में हैं तो भी जो है ना ऑप्शन है, क्योंकि कनाडा जो है ना ऑक्यूपेशन बेस्ड जो है ना ड्रॉ निकाल रहा है, उसकी बेसिस पे लोगों को PR दे रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि आप कौन से वाले ऑक्यूपेशन में फिट बैठते हैं। अब ये कैसे होगा, क्या होगा, ये तो बड़ी लंबी एक जो है ना स्टोरी आपको मुझे बतानी पड़ेगी। तो ये जानना है, अगर थोड़ा बहुत भी जानना है हेल्थ केयर के बारे में तो वीडियो देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आइडिया लग जाएगा कि ये ऑक्यूपेशन बेस्ड प्रोग्राम क्या होते हैं और कैसे इसमें आपको PR मिलेगा। नॉक कोड क्या होते हैं, यानी कि किस डेजिग्नेशंस को जो है ना वो PR मिलता है। नॉक कोड का मतलब है कि जो आपकी जॉब है, आप किस पद पर काम कर रहे हैं, आप किस पोजीशन पर काम कर रहे हैं, तो किस पोजीशन वाले को जो है ना वो PR वो देंगे। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं और यहाँ आ जाते हैं, फिर अपने जो है ना वक्त ख़राब उनका होता है यहाँ पर आने के बाद, और फिर यहाँ पर LMIA के लिए, यानी कि जो है ना वो एक एम्प्लॉयर से एक LMIA सर्टिफिकेट लेना होता है, उसकी बेस पे आपको वर्क परमिट मिलता है, उसके पैसे खर्च करते हैं लोग, ठीक है। 25,000 40,000, उस 25,000 40,000 डॉलर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 25-40 हज़ार डॉलर उनको देते हैं कि आप हमें LMIA दे दीजिए ताकि हमें 50 पॉइंट मिल जाएं CRS स्कोर के लिए। वहाँ पर फिर आपका PR होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, 100% तब भी नहीं होता, क्योंकि अगर आप वहाँ पॉइंट तक पहुँचेंगे तभी आपको PR मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको PR मिल ही जाएगा, ठीक है। वहाँ पैसे खर्च करने से अच्छा, यानी कि आप कनाडा में आओगे, कनाडा में आने के बाद आप LMIA खरीदोगे तो 25,000 से 40,000 डॉलर का आपको LMIA मिलेगा, और आप उस LMIA को जो ना आप 50 पॉइंट के लिए वो खर्च करोगे। उससे बेहतर है कि आप 6 महीने 1 साल इंडिया में रहें,
अपनी आइल्स की तैयारी करें और वहां पर ना कोई ऐसी स्किल हासिल करें जो कि आपको यहाँ PR तक लेके जाए। अब अगर आपको ये जानना है कि कैसे क्या है क्या नहीं है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली जो वीडियोस है ना, वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ कि किस तरह आपको जर्नी अपनी प्लान करनी है। और अगर आप जानना चाहते हो कि यार मैंने ये किया है वो किया, तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करो, मैं कोशिश करूंगा आपके जवाब देने का। बाकी सीन यही है भाई कि बहुत सोच समझ के डिसाइड करो कि करना क्या है, वरना प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। और नेक्स्ट वीडियो ना मेरी आने वाली है कि अगर आपने 12th किया है और आप सोच रहे हो कनाडा आने की, और आप सब आपसे कह रहे हैं कि 12th के बाद तो PR होने वाला नहीं है। सब क्या कह रहे हैं आपसे कि 12th के बाद PR नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। 12th के बाद आप आएंगे, आपको PR मिलेगा, लेकिन स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, एक आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि कहाँ पे कैसे क्यों कब होगा PR, ठीक है। तो ये जानना है तो नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, शेयर करा करो मेरे भाई, शेयर करोगे तभी तो दूसरों को फायदा होगा। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरी वीडियो देखो, और भी देखो, लेकिन मैं आपको जो कंटेंट दे रहा हूँ ना वो बिल्कुल प्योर दे रहा हूँ। मैं मेरा सबका एक्सपीरियंस अपना अपना है, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है। अपने बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताने वाला हूँ आने वाली कुछ वीडियोस में कि मैं यहाँ कैसे आया, कब आया और कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या सीन है, सब बताने वाला हूँ। लेकिन भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और जो है ना शेयर ज़रूर करो, ताकि हम आपसे कनेक्टेड रहें। और मुझे मैसेज जो है ना वो कर देना व्हाट्सएप पे अगर कुछ भी जानना है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।